हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार और रोजगार विद अनुभव पर। साथियों, आपको पता है कि जैसा कि हमारा एसएससी 2025 को लेकर पॉलिटी का इवन कहें तो हर सब्जेक्ट के लिए हमने फाउंडेशन बैच चलाया जिसका नाम रखा विजेता। तो इसी बैच के अंतर्गत पॉलिटी की क्लासेस आपकी चल रही हैं। पिछली 3 क्लासेस आपकी ऑलरेडी अपलोड हुई और आप सभी का प्यार भी उसमें देखने को मिला और उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखेंगे। और आज का जो हमारा वीडियो है अपने लोगों पर देखा ही होगा कि भारत का संवैधानिक विकास। सबसे पहले हमने बेसिक क्लास ली थी, आपको पता होगा, जिसमें हमने जाना कि संविधान किसे कहते हैं, राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं, और हमने उसमें थोड़ा बहुत जाना था कि संविधान आखिर कितने प्रकार के होते हैं। फिर अगली क्लास में हमने और विस्तृत में जानकारियाँ ली। फिर उसके बाद हमने जाने कि आखिर जो संविधान यानी कि राज्य व्यवस्था और सरकार के जो अंग होते हैं वो हमने पिछली वीडियो में जाना। और आज के हम वीडियो में बात करेंगे भारत का संवैधानिक विकास। हालांकि हम ये जानेंगे कि कहाँ से आखिर धीरे धीरे शुरुआत हुई। और शुरू में हो सकता है 1 से 2 क्लासेस जब हम भारत का संवैधानिक इतिहास पढ़ रहे होंगे तो 2 क्लासेस में आपको शायद ये लगे कि हम हिस्ट्री को बीच में ला रहे हैं। लेकिन आपको बताएं, उसके पीछे मेरा पर्पज़ यही है कि चीज़ों को बहुत अच्छे से हम आपको समझा पाएँ और आपको रट्टू तोता बनाने के बजाय आपके माइंड में चीज़ों को मेकअप करके आपको अच्छे से समझा पाएँ। यही मेरे पहले वीडियो से लेकर कोशिश रही है और आगे भी रहेगी। ठीक है साथियों, और इतना भी कहूँगा, जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो सबसे पहले जा करके पहले के 3 वीडियो कंप्लीट करें। आप हमारे चैनल पर जाएंगे, उसमें प्लेलिस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा एसएससी फाउंडेशन बैच 2025 जीएस क्लासेस। उसमें हमारी ये क्लास और पिछली 3 क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और नोट्स के लिए हमेशा आप लोगों का सवाल रहता है, तो मेरी राय, जैसा कि हर वीडियो में मैंने आपको बताया और आज अंतिम बार मैं बता रहा हूँ, कि कोशिश करें कि अपने नोट्स आप स्वयं बनाएं। आपकी सुविधा के लिए अगर आप पढ़ाते समय आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से ज्वाइन करें ग्रुप, और वहां पर हर क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाती है हैंड रिटन। तो आप चाहें तो उसे प्रिंट करा लें अपनी सुविधा अनुसार, और चाहें तो आप उसे देख करके अपने नोट्स अपने हाथों से सुंदर सुंदर स्वयं बना लें। तो चलिए, अब समय ना बर्बाद करते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम शुरुआत करेंगे 1600 के चार्टर एक्ट से। ठीक है साथियों, चलिए सबसे पहले हम डाल लेते हैं 1600 का चार्टर एक्ट या फिर राजनीतिक। आप भी ये सभी लोग प्यारी सी स्केच डालेंगे और इसके बारे में हम जानेंगे कि आखिर इस 1600 का जो चार्टर एक्ट आया ये क्या आया। इसे आपने अमूमन बहुत बार आपने इसको हिस्ट्री में पढ़ा होगा, लेकिन हम यहीं से शुरुआत करते हुए आपकी चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलेंगे और हर चीज़ को बहुत अच्छे से हम समझाने का प्रयास करेंगे। और आपसे भी उम्मीद करेंगे कि आप इधर उधर दिमाग न लगा के एकाग्रचित होकर के सारी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, हम बात करते हैं कि 1600 का चार्टर एक्ट क्या है। कि ब्रिटेन की, नोट करेंगे, ब्रिटेन ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर सन 1600 को
1600 को एक राजलेख जारी किया जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लिखेंगे EIC, इस बार लिख लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन आगे से हम उसको EIC ही लिखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी, और आपको याद रहे इसलिए हम यहां पर लिख देते हैं EIC। ठीक है, को पूर्वी देशों में 15 वर्ष के लिए 15 वर्ष के लिए व्यापार की अनुमति यहाँ पर लिखेंगे व्यापार का एकाधिकार दिया। 15 ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों में 15 वर्ष के लिए व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया। ठीक है, क्या था कि 1600 का जो चार्टर एक्ट आया, और उस समय जो ब्रिटेन की महारानी थी वो थी एलिजाबेथ। इन्होंने क्या किया कि 31 दिसंबर 1600 को एक राजलेख जारी किया, और राजलेख का मतलब क्या होता है कि किसी को भी शासक द्वारा कोई अधिकार देना, और अगर इसका दूसरा आप आगे पढ़ेंगे मैग्ना कार्टा, तो मैग्ना कार्टा का भी अर्थ यही होता है, राजलेख ही होता है। ठीक है, तो समझते हैं जिसमें हुआ क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, यानी कि जिसको हम आगे ध्यान रखेंगे EIC हमेशा लिखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों में 15 वर्ष के लिए व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया। अब एकाधिकार का मतलब क्या है? एकाधिकार का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही पूर्वी देशों में व्यापार करेगी, इसके अलावा अन्य कोई भी कंपनी को इजाजत नहीं मिलेगी पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए। इतना इन्होंने कहा। अच्छा, हम बात कर लेते हैं, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, क्या इसका शुरू से नाम ईस्ट इंडिया कंपनी ही था? नहीं। सबसे पहले हम नोट करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि EIC का नाम, EIC कब पड़ा? EIC ये भैया पड़ा है आपका 1883 में। क्या कब पड़ा है? 1883 में इसका नाम जो है वो पड़ा है आपका EIC। अच्छा, जब EIC नाम इसका 1883 में पड़ा, तो इसका शुरू में भी तो कुछ ना कुछ नाम रहा होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ नाम रहा होगा, तो इसका आप नाम नोट करेंगे EIC का। हाँ, 1833, माफ कीजिएगा, 1833 में इसका जो नाम पड़ा वो ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ा। इसका जो पुराना नाम था, नोट करेंगे इसका पुराना नाम, इसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स लंदन
ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पुराना नाम था वो था आपका द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज। जब ये शुरू में ये जो 1600 का जो चार्टर एक्ट आया उस समय जब इसका नाम था, उस समय जो इसका नाम था वो क्या था, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज। ठीक है, और इसी को कहा जाता था, इसी को यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा जाता था मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स। ठीक है, इतना हमने जाना कि 1600 का जो चार्टर एक्ट था उसमें महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार दिया पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए, और कितने वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए। चार्टर एक्ट जो आया इसकी ये डेट भी ध्यान रखेंगे 31 दिसंबर सन 1600 को। आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी बातें और जानते हैं। अच्छा, अभी जगह है तो यहाँ पर नोट करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शक्तियां थी वो खत्म कर गई नहीं। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का कहें एकाधिकार, ठीक है, EIC एकाधिकार कहें तो ठीक रहेगा, का एकाधिकार जो खत्म किया गया, एकाधिकार जो समाप्त किया गया, समाप्त, वो हुआ 1858 में। 1858 में। और नोट करेंगे ये तो एकाधिकार, लेकिन एकाधिकार क्या था कि चीनी में इसका एकाधिकार और चाय का एकाधिकार तब भी ईस्ट इंडिया कंपनी का बना रहा था। ठीक है, लेकिन पूर्णतः एकाधिकार समाप्त नहीं किया गया था, चीनी और चाय पर इसका एकाधिकार बना रहा था। अच्छा, इसको फिर एक चीज ये है कि इसको आखिर पूर्णतः समाप्त कब किया गया, तो इसको समाप्त किया गया EIC, नोट करेंगे EIC को पूर्णतः समाप्त जो किया गया वो किया गया 1874 ईस्वी में। अच्छा, इतना सा और जान लेते हैं कि EIC का जो पहला अध्यक्ष था, EIC का यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला अध्यक्ष जो था, पहला अध्यक्ष जो था वो था मेयर। कौन था? मेयर। और नोट करेंगे कि इस समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी को जब ये अधिकार दिया गया तो उस समय भारत का जो शासक था वो कौन था? उस समय भारत का जो शासक था वो था अकबर। इस समय भारत का शासक, भारत का शासक जो था वो था अकबर। ठीक है, ये इतना हम जानेंगे, आप नोट कर लीजिए। फिर इसके आगे अभी थोड़ा सा और आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम आपको बताते हैं। चलिए इधर बता देते हैं। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में एक चीज और नोट करना कि, और ये चीज अभी आगे काम में आएगी। अब यहां चार्टर एक्ट जो जारी कर दिया वो एलिजाबेथ ने किया था। अब प्रश्न ये भी बन जाता है, कभी जब नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछता है कोई भी आएगा, ये पूछ लेगा कि महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु कब हुई थी। तो नोट करेंगे कि महारानी
एलिजाबेथ एलिजाबेथ की मृत्यु, ये इनकी मृत्यु हो गई 1603 ईस्वी में। ठीक है। अच्छा, अब आपके मन में प्रश्न ये उठता होगा, अगर ये कंपनी थी, ठीक है, भारत आजाद हो गया 1874 में, कहां पे लिखा ये 1874 में इसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, लेकिन समाप्त कर दिया गया भारत में, तो क्या ये कंपनी अभी है? तो आपको जानकर हैरानी होगी, और आप नोट करिए कि इसको एक भारतीय ने खरीद लिया सन 2005 में। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, मैं भी नोट करा देता हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को संजीव मेहता ने सन 2005 में खरीद लिया। समझ रहे हैं कि जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम पर अत्याचार किए, जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार, सिर्फ इनका एक थीम भी था कि ओनली व्यापार, कि केवल हम व्यापार करेंगे और हमको किसी भी चीज से मतलब नहीं है, इनका ये स्लोगन था जब ये यहाँ आए थे। लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया वो हम सब जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उसको हम इतिहास में बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो इसको एक बहुत ही अच्छा काम किया हमारे भारतीय हैं ये संजीव मेहता जी ने, इसको 2005 में खरीद ही लिया। और इसी को कहते हैं कि बात वक्त की होती है, वक्त कुछ भी इंसान से करा सकता है, और ये हम सब पर ये लागू भी है कि बेशक आज हमारा वक्त खराब हो, लेकिन अगर हम लगातार प्रयासरत रहेंगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम अपनी मंजिल को पा ही लेंगे। और हमेशा आप लोग दो चीजें हमेशा लाइफ में आप बहुत ही अच्छी रखिए, एक तो आपका अपनी जिंदगी को लेकर लक्ष्य हो, और लक्ष्य आपका स्पष्ट हो, और फिर उस लक्ष्य को लेकर बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, बस उस लक्ष्य को लेकर अपने वर्तमान में लगातार उस पर केंद्रित होकर कार्य करना है। ये दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो समझ रहे हैं कि उसको संजीव मेहता जी ने 2005 में खरीद लिया, इसी ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब चलिए हम लोग बात थोड़ी सी और कर लेते हैं कि जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो भाई सीधी सी बात है, जैसे अभी सीईओ होते हैं, एमडी होते हैं, ये सब होते हैं, तो उस समय क्या था, यहां पर एक जो था वो था गवर्नर। क्या था? गवर्नर। और एक होता था डिप्टी गवर्नर। डिप्टी गवर्नर। ठीक है। और प्लस इसमें 24 मेंबर और होते थे, प्लस 24 अन्य सदस्य। और इन्हीं सबको मिलाकर के इसी को हम कहते थे निदेशक मंडल। क्या कहते थे? निदेशक मंडल। अच्छा, एक चीज और आप नोट करेंगे कि महारानी एलिजाबेथ की जो मृत्यु हुई, तो इसके बाद जो राजा बने वो थे जेम्स। ठीक है, ठीक। ये राजा जब बने तो अब आगे की कहानी यहीं से शुरू होगी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने तो अधिकार दे दिया और ये तो चल बसी, आगे के काम यही जेम्स करेंगे। ठीक है, यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, और नहीं अगर कर लिया है तो आप जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इतना हमने जान लिया कि 1600 चार्टर एक्ट में सिर्फ मुख्य क्या चीज थी कि इसमें सिर्फ ईआईसी
जिसको कि पूर्व में शुरू में द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज, और इसी को हम कहते थे मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स। इनको 15 साल के लिए पूर्वी देशों में व्यापार का एकाधिकार दिया गया था। ठीक है, आई होप कि आपने ये सब नोट कर लिया होगा, और नहीं भी नोट किया है तो आपको जो है प्यारे प्यारे नोट्स जो हैं वो हैंड रिटन मिल जाएंगे हमारे ग्रुप पर। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ठीक है, चल अच्छा, इसको इतना लिखा रहने देते हैं। अब हुआ क्या, यहां पर जेम्स ने क्या किया, यहां पर जेम्स ने, जो यहाँ के अब राजा हैं, ठीक है, इन्होंने अकबर के नाम, अकबर के नाम जो है वो एक पत्र भेजा। ठीक है, नाम एक प्रार्थना पत्र भेजा, और उस प्रार्थना पत्र में क्या था, व्यापार की अनुमति के लिए, व्यापार की अनुमति के लिए। अनुमति के लिए, और भेजा किसको, यहां पर जो भेजा गया वो भेजा गया कैप्टन हाकिंस को, कैप्टन हाकिंस को भेजा। और ये जो कैप्टन हाकिंस था ये किससे आया था, ये था हेक्टर जहाज द्वारा। जहाज का नाम भी पूछ सकता है तो नोट करेंगे, हेक्टर जहाज द्वारा ये वहां से निकला, और 1608 ईस्वी में ये कहां पहुंचा भैया, ये पहुंच गया सूरत, सूरत बंदरगाह ये पहुंच गया। अब जब ये सूरत बंदरगाह पहुंचा तो इसको पकड़ लिया गया। अब तुम सोचो कि जिस समय महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार दिया, और जिस समय 1603 में हमने आपको यह भी बताया कि 1603 में इनकी मृत्यु हो गई, 1603 में इनकी मृत्यु हुई, तो इसके तुरंत बाद यहां का राजा कौन बना, जेम्स बना। तो जेम्स ने उसी समय क्या किया, यह पत्र जब लिखा तो उस समय भारत पर चूंकि अकबर का शासन था, लेकिन जब तक यह कैप्टन हाकिंस अपने हेक्टर जहाज लेकर के सूरत बंदरगाह पहुंचा तब तक क्या था, अकबर की मृत्यु हो चुकी थी, और उस समय जो सत्ता थी वो औरंगजेब के हाथों में थी। अब ये सूरत बंदरगाह जब पहुंचता है तो वहां इसको सैनिकों द्वारा पकड़ लिया जाता है। अब है क्या, ये एक इतिहास रहा है कि अंग्रेज हमेशा से ही ये चालू रहे। इसने भैया हाथ पैर जोड़े, इसने वहां के जो भी सैनिक थे उनको बहुत सारा लालच दिया, और ये भी कहते हैं कि ये बहुत सारे गिफ्ट लाए थे। गिफ्ट मतलब उपहार जो थे वो अकबर के लिए लाए थे, क्योंकि जो इन्होंने लेटर जो दिया, जो प्रार्थना पत्र भेजा, वो किसके नाम भेजा था, अकबर के नाम। और चूंकि जब संधि पत्र कह लो इसको या प्रार्थना पत्र, तो सीधी सी बात है कि उसके लिए उपहार भी भेजे होंगे, लेकिन जब ये कैप्टन हाकिम्स वहां पहुंचा तो भैया इसको पकड़ लिया गया। और औरंगजेब आपको पता है कि ताकतवर शासकों में से एक है, तो वहां के सैनिकों ने जब इसको पकड़ा तो इसने हाथ पैर वहां जोड़े, और कहा जाता है कि अपने सारे उपहार जो है उन सैनिकों को दे दिए, और कहा कि तुम सिर्फ एक बार हमको अपने राजा के दरबार में पहुंचा दो। लेकिन इनको लग गया 1 साल पहुंचते पहुंचते। ये आगरा कब पहुंचे, कैप्टन हाकिंस 1609 में, 1609 में ये औरंगजेब के दरबार में पहुंचा। मैं आगरा पहुंचा, पहले ये लिख लो, मैं आगरा
औरंगजेब के दरबार में, औरंगजेब के दरबार में पहुंचा। ठीक है, एक सेकंड। अच्छा, ये क्या हुआ, ये 1609 में जो औरंगजेब था, वो सॉरी माफ कीजिएगा, कैप्टन हॉकिंस जो था, ये औरंगजेब के दरबार में ये भैया पहुंच गया। आप इतना तब तक नोट करें, थोड़ा सा समय बस दीजिए। हाँ, तो क्या हुआ, थोड़ी इंक कम लग रही थी। ठीक है, 1609 में ये क्या हुआ, ये आगरा पहुंच गया औरंगजेब के दरबार में। और ये कैप्टन हॉकिंस जो था, ये 3 साल तक, कब तक, ये 3 साल तक औरंगजेब के दरबार में रहा। 3 साल तक दरबार में रहा, दरबार में रहा। ठीक है, अच्छा 3 साल ये दरबार में रहा, तो क्या ये सफल हुआ था? क्या ये औरंगजेब को मनाने में, व्यापार के लिए मनाने में सफल रहा था? अच्छा, उस समय था क्या, आपको बताएं कि आपको पता है कि फ्रांसीसियों का, उससे पहले फ्रांसीसी आए, तो फ्रांसीसियों का उस समय बहुत ज्यादा बोलबाला था। और औरंगजेब ये जो था, ये दारूबाज भी था, पौवा पी लेता था ये भी। तो वहां पर फ्रांसीसियों का प्रभाव बहुत ज्यादा था अंग्रेजों, औरंगजेब के ऊपर। तो जैसे ही ये कैप्टन हॉकिंस कोई बात कहता था, देखो 3 साल तक रहा, अच्छे से रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब भी ये मौका ढूंढता था और ये देखता था कि हाँ औरंगजेब मूड में है, तो जैसे ये व्यापार के लिए कि हाँ सर व्यापार, वैसे ही ये तुरंत फटकार लगा देता था कि हाँ चुप रहो, ऐसा नहीं हो सकता। ये सारी चीजें रही। ठीक है, तो ये 3 साल तक दरबार में तो रहा, लेकिन ये क्या हुआ, ये भैया सफल नहीं हुआ, ये सफल नहीं हुआ। तो आपने अभी तक क्या पढ़ा, महारानी विक्टोरिया 31 दिसंबर 1600 को चार्टर एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्ष के लिए पूर्वी देशों में व्यापार का एकाधिकार देती हैं। 1603 में चल बसती हैं। ठीक है, उसके बाद में बनता है जेम्स वहां का राजा, और वो क्या करता है कि अकबर के नाम एक प्रार्थना पत्र भेजता है और व्यापार की अनुमति मांगता है। उसको लेकर के कैप्टन हॉकिंस आता है अपने हेक्टर जहाज से, 1608 में सूरत बंदरगाह पहुंचता है, और 1 साल इसको लग जाता है आगरा औरंगजेब के दरबार में पहुंचते पहुंचते 1609 में ये पहुंच जाता है। उसके बाद ये 1612 तक रहता है, लेकिन ये क्या होता है, ये सफल नहीं होता है और ये खाली हाथ वापस लौट आता है। यहां तक हमने पढ़ लिया, अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अब क्या हुआ, अब ये 1600
9 में तो ये औरंगजेब के दरबार में पहुंचा कौन? कैप्टन हॉकिंस। और 3 साल यानी कि 1612 तक रहा, फिर ये वापस लौट गया। अब इसको वहां तक जाने में समय भी लगा होगा। अब ऐसा तो था नहीं, व्हाट्सएप और फेसबुक तो चलता नहीं था कि जेम्स को मैसेज डाल दिया कि ऐसा है सर कि अब तो काम नहीं हो पाया, हम वापस आ रहे हैं। और पत्राचार भी उतना मजबूत नहीं था, उतना क्या नहीं ही था। पता लगा आदमी मर जाता था, उसकी तेरहवीं भी हो जाती थी, और बाद में पता चलता था कि हाँ वो तो व्यक्ति मर गया, क्योंकि घोड़ों से भेजा जाता था पत्र या जो भी संदेश होता था तो उसमें समय लगता था। ठीक है, पता लगा 100 किलोमीटर दूर पे कोई है और उसको संदेश भिजवाना है, तो वो घोड़े से जाएगा, तो आप समझ सकते हैं समय तो लगेगा ही। खैर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ जब ये 1612 में यहाँ से वापस लौटा, फिर क्या होता है 1615 ईस्वी में, क्या 1615 ईस्वी में सर सर तो नहीं से लिखेंगे, 1615 ईस्वी में थॉमस रोज था, थॉमस रो, ये क्या हुआ, ये औरंगजेब के दरबार में आया। औरंगजेब के दरबार में औरंगजेब के दरबार में आया, दरबार में आया। और क्या हुआ, ये थॉमस रो जो था, ये औरंगजेब को व्यापार के लिए मनाने में सफल रहा। समझ रहे हो? लेकिन औरंगजेब ने क्या कहा, औरंगजेब ने कहा कि आप तटीय क्षेत्र में, यहां पर लिख लेंगे, इसे तटीय क्षेत्र में व्यापार की इजाजत दे दी। ये सफल तो रहा, लेकिन औरंगजेब ने कहा, क्या कहा, और था क्या, ये थॉमस रो आया था, ये औरंगजेब के बारे में अच्छा खासा पता करके आया था। ये क्या था कि ये बहुत उच्च किस्म की ये दारू लेकर के आया था, मतलब शराब लेकर के, मदिरा लेकर के आया था। और ये इतनी सारी मदिरा लेकर के आया था, कहा जाता है कि सालों साल वो औरंगजेब उसको पीता रहा। ठीक है, तो फिर वो प्रभावित हुआ और क्या हुआ कि इसे तटीय क्षेत्र में व्यापार की इजाजत दे दी। लेकिन अब समझना आप बात को, थॉमस रो जो था, इसने तो अपना काम कर दिया, लेकिन उसी समय एक किस्सा आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था, नोट करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था एक,
अधिकारी, उसका नाम था जोसिया चाइल्ड, जोसिया जोसिया चाइल्ड। और ये वास्तव में क्या था? ये बच्चा ही था। औरंगजेब जैसा खतरनाक शासक, और अगर सोचो कि इतना खतरनाक वो शासक है कि जिंदा ही दीवारों में अपराधी को या अपने दुश्मन को चुनवा देता था। उसके मामा थे शाइस्ता खान, और अभी शाइस्ता खान की भी हम कहानी सुनाएंगे, पहले इस जोसिया चाइल्ड की कहानी सुन लो। तो वो उस समय सूबेदार थे, जो मुगल बंगाल था उसके सूबेदार थे औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान। लिखना, तो इसने क्या किया, औरंगजेब शाइस्ता खान के बारे में यहां पर लिख लें, ऐसे लिखें कि मुगल बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान, जो कि कौन थे? ये भैया औरंगजेब के मामा थे। शाइस्ता खान ने कहा कि हम भैया 3.5% आपसे टैक्स लेंगे, 3.5% हम इनसे टैक्स लेंगे। तो ये इतना चाइल्ड था, इतना बच्चा था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी, ये अकड़ गया शाइस्ता खान से। अब सोचिए आप कि इतने खतरनाक शासक का मामा, और उससे इसने कह दिया नहीं, हम आपको 3.5% टैक्स नहीं देंगे। कहा अच्छा। शाइस्ता खान ने कहा ठीक है, तुम नहीं दोगे। तुरंत इन्होंने जो जानकारी दी वो किसको दी? औरंगजेब को दी। वो कहा कि भैया देखो, ये जो आपने थॉमस रो के कहने पर जो EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो व्यापार की इजाजत दी, अब जब व्यापार करोगे तो टैक्स तो पड़ेगा ही, तो हमने 3.5% टैक्स की बात की। तो इसने हमसे बदतमीज बोलते हुए कहा कि हम 3.5% टैक्स नहीं दे पाएंगे। औरंगजेब ने कहा अच्छा, मेरे मामा की इतनी बेइज्जती। तो भैया इसको क्या किया, औरंगजेब ने इसको दरबार में बुलाया। औरंगजेब ने दरबार में इसे मुर्गा बना दिया। समझ रहे? दरबार में मुर्गा बनाया। तुम यही लिखना, कितना अच्छा काम किया। समझ रहे? इसको बना दिया भैया मुर्गा। ठीक है भाई, खुद ही सोचो कि इतना वैभवशाली, या यूं कहें कि इतना शक्ति से भरपूर शासक, उसके मामा को तुम बदतमीजी से बोलोगे, फिर तुम्हारे साथ क्या होगा। और इस शाइस्ता खान की अगर आपको कहानी सुनाए, शाइस्ता खान, इसने क्या किया, इसने सन 1660 ईस्वी में शिवाजी के पुणे के किले को जीता, अगर मेरी जानकारी सही हो। हाँ, पुणे के ही किले को इसने जीता, और शिवाजी वहां से हार गए। बात को समझना। फिर हुआ क्या, शाइस्ता खान ने अपनी शादी की, और शादी कब की? 1663 ईस्वी में। यह शाइस्ता खान की कहानी है, चाहो तो आप लिख सकते हैं। 1663 ईस्वी में इनकी डोली जा रही थी, मतलब इनकी जो वधू थी वो डोली में आ रही थी। तो हुआ क्या कि शिवाजी ने अपने मजदूरों और अपने कुछ खास सिपह सलाहकारों के साथ मिलकर के, जो पहले कहा जाता है कि कहार जो थे वो डोली को उठाते थे, ये जिनको कहें कि मजदूर कह लें, कुछ भी कह लें, तो वो क्या थे, वो उस रूप में इनकी शादी में शामिल हो गए, और इनकी शादी में शामिल हुए, और वीर शिवाजी ने इनकी उंगली ही काट ली थी।
शाइस्ता खान की, और इनके बेटे जिसका नाम तो अभी हमें नहीं ध्यान आ रहा, और इनके बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया था। और जिस समय ये शासक था, ये दक्कन का जो था ये शासक था उस समय, तो इस समय मुगल साम्राज्य बहुत नीचे था, लेकिन ये उभरा कब, जब ये बना है सूबेदार औरंगजेब के शासनकाल में। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप जान लेंगे। हालांकि ये सब हम हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अभी तो बस थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको दी है। तो आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, और अब इसको रेस करते हैं। ठीक है, अच्छा हुआ क्या फिर, शाइस्ता खान तक बात हो गई। फिर औरंगजेब की जो थी, उसके आगे से नोट करेंगे। औरंगजेब इसकी 1707 में 1707 में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। फिर होता क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 ईस्वी में फारुखसियर जो शासक था, फारुखसियर 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 ने क्या किया, दस्तक जारी किया। दस्तक जारी, और इस दस्तक में था, क्या था कि इस दस्तक के जरिए इसके समय पर इसने क्या किया, इसने अपने समय पर, चूंकि इसने जब जारी किया है तो अपने समय पर ही ये क्या करेगा, इसने इस दस्तक में बंगाल बिहार उड़ीसा, बंगाल बिहार उड़ीसा को टैक्स फ्री कर दिया, प्लस बिहार। अच्छा, इसके पीछे भी कहानी है, बिहार, वो कहानी अभी हम आपको बताएंगे, आप नोट कर लीजिए। बंगाल बिहार उड़ीसा में टैक्स फ्री, यानी कि कर रहित, टैक्स फ्री व्यापार का आदेश दिया। व्यापार का आदेश दिया। अच्छा, इसने आदेश किसको दिया, दरअसल जब ये फारुखसियर जो था, जब ये शासक था, तो क्या था, एक शिष्टमंडल आया था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, इसको शिष्टमंडल कहा गया। क्या कहा गया इसको, इसको कहा गया शिष्टमंडल। ठीक है, शिष्टमंडल आया, और इसका जो अध्यक्ष था, अध्यक्ष यहीं से अभी हम आपको कहानी बताएंगे, वो था जॉन सेरेमन। जॉन सेरेमन, और ये बहुत होशियार था। कैसे था, बहुत चतुर, वैसे ही अंग्रेज वैसे ही बहुत ज्यादा चतुर रहे। ठीक है, अब क्या था, इसके साथ में जो शिष्टमंडल आया, अध्यक्ष तो इसका जॉन सेरेमन था, लेकिन इसके साथ एक डॉक्टर आया जिसका नाम था डॉक्टर हैमिल्टन। और यही वजह थी, यही हैमिल्टन जो था इसकी वजह था, जिसने बंगाल बिहार उड़ीसा में टैक्स फ्री करवा दिया व्यापार। हैमिल्टन भी शामिल था।
रंग भी शामिल था। दरअसल था क्या कि जब ये जॉन सेरेमन आया, ये इस शिष्टमंडल का अध्यक्ष था, तो उस समय जो ये फरुख सियर था, ये समझो कि एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा था कि जितने भी बड़े से बड़े वैद्य आकर के थक गए, लेकिन इसकी बीमारी को ठीक नहीं कर पाया। और जब ये अध्यक्ष जो था जॉन सेरेमन, ये आया ही तब जब इसने सारी जानकारियां इसके विरुद्ध, या कहें कि इसकी क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या कमजोरियां हैं, ये सारी चीजों की जब इसने जानकारी पूरी ले ली, उसके बाद ये जॉन सेरेमन आया और इसने जब स्टडी की तो उसको पता चला कि जो ये फरुख सियर है वो एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा है कि जिसका इलाज नहीं हो पा रहा है, या कहें कि इलाज असंभव है। तो ये अपने साथ क्या किया, ये डॉक्टर हैमिल्टन को अपने साथ में लाया, और जब ये दरबार में आया तो इसने सेरेमन ने, देखो जानता ये सब था, और इसके था क्या, इसके गलत जगह पे बीमारी थी, ये बैठ नहीं पाता था, ये टेढ़ा होकर के ऐसा बैठता था, आधा ही धड़ रहता था और कमर हल्की सी उठी रहती थी। तो जब ये जॉन सेरेमन आया और इसने देखा, और इसने फरुख सियर की दुखती पर हाथ रख दिया, इसने तुरंत कहा कि महाराज, तो आपको क्या दिक्कत है, आप ऐसे क्यों बैठते हैं, क्या आप किसी कष्ट में हैं, क्या आपको कोई दिक्कत है? जबकि ये जॉन सेरेमन सब कुछ जानता था कि इसके गंभीर बीमारी है। अब तुम जिससे ये बीमारी पूछ दोगे तो कौन विचार बताएगा? अब ये सिकुड़ गया, तो ये जॉन सेरेमन ने फरुख सियर से कहा कि आप अगर बताएंगे नहीं तो हम जानेंगे कैसे। तो काफी जब इसने कहा तो फिर फरुख सियर इसको बताता है कि ये समस्या हमें है। तो उसने कहा ठीक है, अगर ये समस्या है तो ऐसा करो, मेरे साथ जो हैमिल्टन जी आए हैं, ये एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, ये आपका इलाज करेंगे। तो फिर डॉक्टर हैमिल्टन ने इनकी बीमारी का इलाज किया और वो इलाज सफल हुआ, जिससे ये फरुख सियर बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, और इसने क्या किया कि दस्तक जारी किया। अब आप कहेंगे दस्तक किस बला की चीज है, बला का नाम है? तो जैसे ये राजलेख है ना, ये राजलेख, वैसे ही ये दस्तक है, क्योंकि ये एक मुगलिया सल्तनत का, मुगल सल्तनत का ये शब्द है, और ये जो है ये एक ब्रिटेन के महाराजा, या कहें कि ब्रिटेन में जो ये शब्द चलता था राजलेख, वहां कि राजा का जो आदेश होगा उसको राजलेख कहते थे, और यहाँ पर फरुख सियर ने जो आदेश जारी किया उसको दस्तक कहा गया, क्योंकि ये उर्दू शब्द है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसने क्या किया, जो दस्तक जारी किया, इसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा में क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि भैया आपसे हम कोई टैक्स ही नहीं लेंगे और आप व्यापार करिए। तो यहां तक की ये कहानी रही। ठीक है, अब फिर बात हम करते हैं कि युद्ध होता है, और देखा जाए तो मुख्य जड़ें अगर शक्ति में, अगर पावर में जो अंग्रेज आए उसी युद्ध से आए, और वो युद्ध था बक्सर का युद्ध। और बक्सर का जो युद्ध हुआ वो हुआ 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर 1764 को जो बक्सर का युद्ध हुआ, वहां पर 3 शासकों ने एक साथ युद्ध किया, और उस समय जो इनका क्या कहते हैं, इनका जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से युद्ध लड़ रहा था वो हेक्टर मुनरो था, और उसमें जीत किसकी हुई? जीत हुई हेक्टर मुनरो की। और वहीं पर 2 संधियां सन 1765 में होती हैं, अगस्त की वो संधियां हैं जिनको कहा जाता है इलाहाबाद की संधियां। उन संधियों से ही अंग्रेज असल शक्ति में आए। अगर शुरुआत मानी जाए तो प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव ने जो लड़ा था, और आपने सुना होगा, मुझे लगता है हर इतिहास पढ़ने वाले बच्चे ने प्लासी का युद्ध पढ़ा होगा, और उसने ये भी जाना होगा कि किस तरह से, देखो शुजाउद्दौला मुगल शासक था, इसमें कोई दो राय नहीं है,
लेकिन शुजाउद्दौला जो था, माफ कीजिएगा, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला उस समय बंगाल का नवाब था। और एक घटना कही जाती है, इसको काल कोठरी की घटना कहा जाता है। उसमें हुआ क्या था कि सिराजुद्दौला ने एक बहुत छोटी सी कोठरी में अंग्रेजों को बंद कर दिया, जिसमें कहा यह जाता है कि सांस लेना ही दुर्लभ था। वो कोठरी इतनी छोटी थी कि जैसे बकरी और भेड़ों की तरह उसमें अंग्रेजों को भर दिया। उसमें से शायद 3 से 4 अंग्रेज ही उसमें जिंदा बचे, बाकी के सब मर गए थे। और उस समय खौफ इतना था कि अंग्रेजों में त्राही त्राही मचा दी थी सिराजुद्दौला ने। लेकिन उस समय होता क्या है, ये रॉबर्ट क्लाइव, और हमने क्या कहा कि अंग्रेज हमेशा से ही, इनके पास शक्ति नहीं थी, ये तो चोर थे, लुटेरे थे। ये हमेशा समुद्री जहाजों को लूट कर तो ये खाने पानी अपना चलाते थे। बहुत शक्तिशाली देश ये नहीं था। लेकिन क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव ने, जैसे ये नहीं आया था जॉन सेरेमन, इसने फर्रुख शेर के बारे में सारी बात पता कर ली थी, फिर भी अनजान बनता रहा। इलाज करवा दिया हैमिल्टन से। क्या किया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार को टैक्स फ्री करा लिया। उसी तरीके से रॉबर्ट क्लाइव ने, सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, आज भी लोग कहते हैं कि मीर जाफर हो गया। हुआ क्या था कि इनके पास 50,000 सैनिकों की टुकड़ी थी सिराजुद्दौला के पास, और रॉबर्ट क्लाइव के पास मात्र 400 सैनिक थे। और वो सिराजुद्दौला जिसने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था, रॉबर्ट क्लाइव उसके सेनापति मीर जाफर को लालच देता है। और क्या लालच देता है, कहता है कि अगर सिराजुद्दौला, ये जो नवाब है बंगाल का, अगर हम आपको बंगाल का नवाब बना दें तो फिर क्या करोगे। तो ये कुत्ता था कि जिधर कौर मिल गया, रोटी का टुकड़ा मिल गया, उसी तरफ भाग गया। बल्कि कुत्ता भी अपने मालिक के प्रति वफादार होता है। इसको हम आवारा कुत्ता की श्रेणी में रख सकते हैं मीर जाफर को। ये जाकर के रॉबर्ट क्लाइव से मिल जाता है और अपने 50,000 सैनिकों का उन 400 सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। वहां से अंग्रेजी शासन की पकड़ मजबूत हुई। लेकिन सबसे ज्यादा जो अंग्रेज शक्तिशाली हुए वो बक्सर का युद्ध कब हुआ, हमने आपको बताया 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, तो चलिए अब उस युद्ध के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। इसको यहां पर डालेंगे इसके बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध कब हुआ बक्सर का युद्ध, ये हुआ 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर सन 1764 ईस्वी को। और ये किसके किसके मध्य हुआ, यहां पर आप लिखेंगे, एक तो था मीर कासिम, मीर कासिम, और फिर दूसरा था शुजाउद्दौला। ये सिराजुद्दौला नहीं है, यह है शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला। और फिर आपका आएगा शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड। ठीक है, शाह आलम सेकंड। और वर्सेस अंग्रेज थे, और अंग्रेजों की तरफ से जो था, या कहें कि ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। अच्छा, ये जो मीर कासिम था ये कहाँ का नवाब था, ये तो था बंगाल का नवाब, ये तो बना बंगाल का नवाब बन गया।
और ये जो शुजाउद्दौला था ये अवध प्रांत का शासक था, अवध का शासक था, ये अवध का शासक, और शाह आलम द्वितीय ये मुगल शासक था, मुगल शासक था। फिर होता क्या है, जब ये युद्ध जीतता कौन है, यहां पर नोट कर लेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब हम आपको अभी बताएंगे कि आखिर हमने ये क्यों कहा कि इसी युद्ध से की विजय हुई, इसी युद्ध से जो है अंग्रेज शक्तिशाली हुए। हुआ क्या, फिर इसी युद्ध के पश्चात, इसी युद्ध के पश्चात सन 1765 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में दो संधियां हुई, दो संधि हुई, दो संधि हुई, जिनको कहा गया इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि। और ये कब हुई दो संधियां, ये भी आप नोट कर लेंगे। एक तो होती है आपकी 12 अगस्त 1765 को, और एक किसके मध्य होती है, शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। ये होती है शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय व रॉबर्ट क्लाइव के मध्य, रॉबर्ट क्लाइव। अच्छा, इस संधि में हुआ क्या, इस संधि में असल में ये हुआ, ये जो संधि थी इसमें बंगाल प्लस बिहार प्लस उड़ीसा प्लस उड़ीसा की जो दीवानी थी वो प्राप्त की, उड़ीसा की दीवानी EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्राप्त की। और भैया जो दूसरी जो संधि होती है वो होती है 16 अगस्त, हाँ 4 दिन का गैप था, 16 अगस्त सन 1765 को। अच्छा, आप क्या समझते हैं, हमने आपको क्या बताया अभी तक कि बक्सर का, अच्छा ये बक्सर का युद्ध क्यों हुआ, बक्सर का युद्ध इसलिए हुआ कि जैसे फर्रुखसियर जो था, हमने आपको बताया कि 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने एक दस्तक जारी किया, एक शिष्टमंडल आया और जॉन सेरेमन उसका अध्यक्ष था, हैमिल्टन एक डॉक्टर था, उसने इलाज किया फर्रुखसियर का। उससे प्रभावित होकर के फर्रुखसियर ने क्या किया, एक दस्तक जारी किया, उसके तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इनको क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स फ्री व्यापार करने की इजाजत दे दी। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद में एक बक्सर का युद्ध हुआ, और बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 का। इसमें बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का शासक शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने, तीनों ने मिलकर के क्या किया, इन्होंने कहा ऐसा करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी पर आक्रमण करते हैं और आक्रमण करने के बाद इन अंग्रेजों को यहां से भगाते हैं, ठीक है। और युद्ध हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य, और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो सैन्य नेतृत्व कर रहा था वो था हेक्टर मुनरो, ये नेतृत्व कर रहा था। निष्कर्ष ये निकला कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि हेक्टर मुनरो की अगुवाई में ईस्ट इंडिया कंपनी विजय हो गई। अच्छा, जब विजय होगी
तो फिर संधि तो होगी ही होगी, ट्रीटी साइन होगी ही होगी। और अंग्रेज जिससे भी युद्ध करते थे उससे संधि करते थे, और संधि में यह समझो कि उसको बिल्कुल एक क्या कहें कि बिल्कुल चूतिया बना करके छोड़ देते थे, मतलब रखा कुछ नहीं, कहने को तुम शासक हो, बात बाकी कुछ नहीं। अब इसने क्या हुआ, जो 1765 ईस्वी में दो संधियां हुई जिनको इलाहाबाद की संधियां भी कहा जाता है, और यहां से हमने क्यों कहा कि अंग्रेज सबसे शक्तिशाली हो गए, सबसे शक्तिशाली मतलब शक्तिशाली हुए, वो कैसे हुए, क्योंकि यहां से हुआ ये कि 12 अगस्त 1765 को जो मुगल शासक शाह आलम के मध्य जो रॉबर्ट क्लाइव की संधि हुई, उसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने नाम कर ली। अब दीवानी का मतलब ये होता है कि वहां का जो टैक्स आएगा, वहां का जो कर आएगा, वहां का जो रेवेन्यू होगा, उस पर अधिकार किसका होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का। और ये बिहार, बंगाल, उड़ीसा ये बड़े प्रांत थे, इनका जो भी टैक्स आएगा, आप कहने का मतलब शाह आलम से कहा कि तुम शासक हो, तुमको पेंशन मिलेगी, ठीक है, कहने को सिस्टम तुम संभालो, लेकिन जो भी कर आएगा वो सब हमारा उस पर अधिकार होगा। अब जब इनका तीन प्रांतों से, इन तीन रियासतों से कहा जाए, जब टैक्स आने लगा तो फिर तो ये शक्ति में आ ही गए, ठीक है। तो और दूसरी संधि जो हुई वो 16 अगस्त 1765 को, हालांकि इसके बारे में बहुत ज्यादा विस्तृत अभी तो नहीं जानेंगे, आगे जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत विस्तृत जानकारी देंगे, ठीक है। इतनी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या, अब रॉबर्ट क्लाइव के मध्य जब संधि हो गई 1765 में, 12 अगस्त सन 1765 को शाह आलम के मध्य, फिर उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, सन 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लागू कर दिया। बंगाल में द्वैध शासन लागू किया। अच्छा, ये जो द्वैध शासन था इसका मतलब क्या था, इसमें रॉबर्ट क्लाइव ने कहा जो रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू कलेक्शन जो होगा ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, बात को समझना। और क्या कहा, न्याय प्रशासन, न्याय कामा प्रशासन, न्याय कामा प्रशासन व लोक शिकायत, लोक शिकायतें कौन देखेगा, ये जो देखेगा ये देखेगा नवाब। अब समझो इसने बना दिया चूतिया। यह पता किस तरह से हुआ, रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन बंगाल में लागू किया सन 1765 ईस्वी में, और इसने क्या कहा कि भैया जो रेवेन्यू कलेक्शन है, रेवेन्यू कलेक्शन मतलब टैक्स मतलब कर, यानी कि कर का जो कलेक्शन करेगी वो करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब कर जो वसूल करेंगे वो हम करेंगे। और कह दिया नवाब का फिर क्या काम होगा, तो कहा कि नवाब जो है वो न्याय प्रशासन और लोक शिकायतों को देखेगा। अब इसने चूतिया बना दिया नवाब को, कैसे बना दिया, अब ये बताओ, ये जो नवाब है सारा कलेक्शन जो कर है, सारा माल जो है मलाई आप उड़ा ले जा रहे हो,
भाई कर आप रखेंगे, अब न्याय के लिए भी, न्याय व्यवस्था बनाने के लिए, प्रशासन देखने के लिए, लोक शिकायतों का निपटारा करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? हमको आवश्यकता होगी किसकी? पैसों की। अच्छा, ये रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? ये ऐसा इसने क्यों किया? क्योंकि इसने जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये सब जीत ही लिए, क्योंकि आपको पता है शाह आलम द्वितीय मुगल शासक था, शुजाउद्दौला अवध का शासक था, मीर कासिम बंगाल का नवाब था। जब ये तीनों हार गए बक्सर के युद्ध में, तो ये चाहता अगर रॉबर्ट क्लाइव या ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये सीधे तौर पर इन पर अपना शासन कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? आपको एक घटना बताते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी जो पुस्तक लिखी है, तो उसने प्लासी के युद्ध का जिक्र किया, और यहां की जनता हमेशा ही मूर्ख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, और आज भी मूर्ख बनाई जाती है। रॉबर्ट क्लाइव अपनी पुस्तक में लिखता है कि जिस समय हम प्लासी का युद्ध जीत चुके थे, मीर जाफर को हमने लालच देकर के अपने मिलाया, और उसकी सेना ने बिना युद्ध लड़े ही हमारे सामने आत्मसमर्पण किया। और उस समय जब हम भारत की गलियों से गुजर रहे थे, उस समय लाखों में खड़ी जनता हमारा ताली बजा करके अभिवादन कर रही थी। आप समझिए। और वो एक पॉइंट लिखता है, और वो कहता है कि अगर भारत की जनता ने एक एक पत्थर का टुकड़ा भी हम पर और अगर हमारे सैनिकों पर चलाया होता, तो हम वहां से एक भी हम और हमारा सैनिक जिंदा वापस नहीं आता, और हम भारत पर या भारत को हम अपना उपनिवेश नहीं बना पाते। ये रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी पुस्तक में लिखा है जाकर के। अब उस पुस्तक का नाम इस समय हमको ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उस समय हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। तो अब हाँ, तो इन्होंने डायरेक्ट शासन क्यों नहीं किया, खुद सत्ता हाथों में इसलिए नहीं ली क्योंकि इनको डर था कि अगर जनता भड़क गई कि तुम तो आए थे व्यापार करने, हमारे ही राजा को हरा दिया और अब हम ही पे शासन करना चाहते हो, तो जनता न भड़के, इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखो मुख्य अधिकार तो अपने हाथ में ही ले लिया, भैया करिए ले जाएंगे, और राजा को नाम मात्र का वहां का राजा बना दिया, जिससे जनता को यह लगे कि हाँ देखो, अंग्रेजों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने हमारे राजा को हरा दिया, लेकिन फिर भी उनको राजा पद से नहीं हटाया या पदच्युत नहीं किया। तो ये भी इनका एक माइंड गेम था। ठीक है, लेकिन था क्या, जो इनको चाहिए था वो इनको मिल ही रहा था, रेवेन्यू सारा यही रख रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए यहां से जो बक्सर का युद्ध हुआ, तो वहीं से इनकी नींव पड़ गई, वहीं से ये शक्तिशाली हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा हो गया 1600 का चार्टर एक्ट, और अब हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट जो है 1726। ठीक है, यहां पर नोट करेंगे 1726 का चार्टर। इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ कि कलकत्ता मद्रास बंबई कलकत्ता मद्रास बंबई बंबई, ये जो मुंबई है तो बंबई कहा जाता था। बंबई प्रेसिडेंसी प्रेसिडेंसी के गवर्नर को कानून
बनाने का कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, 1726 के एक्ट के बारे में बस हम इतना जानेंगे, क्योंकि हम हिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे हैं, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और भारत का उसमें भी संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं। तो हम 1726 के चार्टर एक्ट के बारे में बस इतना सा जानेंगे कि कलकत्ता, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर था, आपको पता था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसमें एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर और 24 अन्य सदस्य थे, जिसको निदेशक मंडल कहा जाता था। तो वही जो गवर्नर था इनका, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई का, तो उस गवर्नर को यह कानून बनाने के अधिकार दे दिया गया। बस इतना सा हम 1726 के चार्टर एक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और ये आज का हमारा अंतिम एक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं 1773 का 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस समय क्या था, इस समय जो ब्रिटिश पीएम थे, ब्रिटिश पीएम, जिनका नाम था नॉर्थ ने क्या किया, गुप्त समिति बनाई। गुप्त समिति की सिफारिश पर सिफारिश पर क्या किया, अच्छा, ये जो गुप्त समिति थी इसका गठन कब किया गया? इसका जो गठन किया गया वो 1772 में इसका गठन किया। नोट करेंगे, 1772 में जो किया वो इसका गठन किया, और इसका जो यहीं पर नोट कर लेंगे, इसको रेस्ट करेंगे। इसका जो कार्य था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नजर रखना। समझे? ये जो ब्रिटिश पीएम नॉर्थ थे, इन्होंने एक गुप्त समिति का गठन किया, और इसका कार्य जो था वो था ईस्ट इंडिया के कार्यों पर नजर रखना, और इसी की सिफारिश पर, यानी कि ये नोट करेंगे, ब्रिटिश पीएम नॉर्थ ने जो गुप्त समिति का गठन किया, इसकी सिफारिश पर ही ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। क्योंकि ब्रिटिश पीएम को ये जानकारी मिली थी कि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार फैल रहा है, और यहाँ के जो गवर्नर या जो कर्मचारी हैं वो गलत तरीके से कार्य कर रहे हैं, भ्रष्टाचार फैला रहे हैं और अपनी शक्तियों को बढ़ा रहे हैं। अच्छा, डर किस बात का था? हमने आपको क्या बताया, क्या ये ब्रिटिश जो था, ये जो ब्रिटेन था इस समय, क्या ये शक्तिशाली था? बिल्कुल नहीं। ये सब भूखमरी से पीड़ित थे, ये सब बहुत गरीब देश था ये। तो ये लोग डर रहे थे। डर क्यों रहे थे? कि देखिए, एलिजाबेथ ने इनको एकाधिकार दे दिया,
कहो ठीक है। ये यहाँ चले आए, कहा ठीक है। आए किस लिए? व्यापार करने। इन्होंने किया क्या? सबसे पहले तो औरंगजेब से इजाजत मांगी। किसने? थॉमस रो जो आया। कब आया? 1615 ईस्वी में आया। उसने इजाजत मांगी, उसको इजाजत औरंगजेब ने दी, लेकिन कहाँ दी? कि आप सिर्फ भैया तटीय क्षेत्रों में व्यापार कर सकते हैं। लेकिन क्या रखा है समुद्र के किनारे? आपको रेत ही मिलेगी, और क्या मिलेगा? फिर उसके बाद क्या हुआ? उसमें टैक्स मांग दिया शाइस्ता खान ने 3.5%। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बच्चा था, जोसिया चाइल्ड, उसने मना किया, औरंगजेब ने उसको मुर्गा बनाया। बात को समझना, और चीजें आपकी रिवीजन भी होती रहेंगी। उसके बाद फिर क्या हुआ? औरंगजेब 1707 में मर जाता है। फिर आता है फर्रुखसियर, जो एक शासक था 1717 ईस्वी में। वो एक दस्तक जारी करता है, और दस्तक जारी में क्या करता है? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में टैक्स फ्री व्यापार की इजाजत देता है। क्यों देता है? एक शिष्टमंडल आया था 1717 ईस्वी में, जिसका जो अध्यक्ष था जॉन सेरेमन, और एक अन्य सदस्य था जो कि एक डॉक्टर था, डॉक्टर हैमिल्टन। और फर्रुखसियर उस समय गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। उसका इलाज किया हैमिल्टन ने। उससे प्रभावित होकर फर्रुखसियर ने क्या किया? उसको टैक्स फ्री व्यापार करने की अनुमति दी। फिर क्या होता है? फिर उसके बाद जो सबसे शक्तिशाली माना जाता है, हमने आपको प्लासी युद्ध के बारे में भी मौखिक जानकारी दी। फिर बक्सर का युद्ध बताया 22 अक्टूबर 1764 को, जिसमें कौन कौन लड़ा? शाह आलम द्वितीय लड़ गया। कौन था ये? शाह आलम द्वितीय मुगल शासक था। मीर कासिम बंगाल का नवाब था। सुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था, ये लड़ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो युद्ध लड़ रहा था, और विजय किसकी हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी के। फिर उसके बाद उसी के फलस्वरूप दो संधियां होती हैं, जिनको इलाहाबाद की संधियां कहा गया। एक होती है 12 अगस्त 1765 को, और दूसरी होती है 16 अगस्त 1765 को। फिर उसमें क्या हुआ? उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में द्वैध शासन लागू कर देता है। द्वैध शासन में क्या हुआ? उसने कहा कि भैया जो नवाब होगा वो न्याय देखेगा, प्रशासन देखेगा, और लोक शिकायतों का निवारण करेगा, लेकिन भैया जो टैक्स आएगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन जो होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। इतना रॉबर्ट क्लाइव ने कह दिया। ठीक है। उसके बाद फिर आपका आ जाता है 1726 का एक्ट। उसमें क्या हुआ? कलकत्ता, मद्रास, मुंबई प्रेसिडेंसी के गवर्नर को वहां कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। और फिर आपका आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या हुआ? ब्रिटिश पीएम नॉर्थ ने एक गुप्त समिति बनाई थी, जिसका मुख्य कार्य था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नजर रखना, और उसी ने इनसे कहा। और ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। हम इसमें जानेंगे कि भारत में इसी के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। कब? 1774 ईस्वी में। वो इसी से हुई। चलिए ठीक है, लिखिए। इसमें क्या हुआ? इसका मुख्य कार्य हमने आपको बता दिया। ऐसे लिख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी में व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए यह एक्ट आया। यह एक्ट आया। और फिर इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल होगा। का गवर्नर अब गवर्नर जनरल होगा। गवर्नर जनरल होगा। तो यहीं पर नोट कर लेंगे कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल
कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन, और इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ मद्रास व बम्बई के मद्रास व बम्बई, हाँ, के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे पॉइंट, ठीक है? यहीं से भारत, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इस पॉइंट को, यहीं से भारत में केंद्रीकृत प्रणाली का जन्म हुआ। अच्छा, इतना ही आपने लिख लिया ना? ठीक है, अब इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा कुछ न कुछ बचा हुआ है, ठीक है? वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और कहीं जगह भी नहीं है, ठीक है? इतना आपका इरेज करता हूँ, ज्यादा नहीं, बस इतना। ठीक है, फिर क्या हुआ? इसके तहत गवर्नर की सहायता के लिए गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन हुआ। 4 सदस्यीय परिषद का गठन। ठीक है, 4 सदस्यीय परिषद का गठन हुआ। और क्या कहा गया? ये कहा गया कि गवर्नर जनरल जो भी फैसला लेगा, हम गवर्नर जनरल को लिख सकते हैं गवर्नर, जी से गवर्नर, और फिर हम जी लिख देंगे जनरल, ठीक है? यानी कि जी जो भी फैसला लेगा, जी को कोई फैसला लेगा, फैसला तभी ले पाएगा, तभी ले सकता है जब परिषद जो है, परिषद का बहुमत हो। अभी आपको समझाएंगे, परंतु
एक सेकंड, हाँ, और लिखेंगे जीजी को यानी कि गवर्नर जनरल को मत देने का अधिकार नहीं होगा, मत देने का अधिकार नहीं होगा, नहीं होगा, परंतु निर्णायक मत दे सकता है, निर्णायक मत दे सकता है। अच्छा, अब आपको समझाते हैं। हमने क्या बताया, हमने आपको अभी पढ़ाया था 1726 का एक्ट, हमने उसमें आपको क्या बताया, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के गवर्नर को क्या हुआ, कानून बनाने का अधिकार मिल गया। फिर हमने 1773 में पढ़ा कि बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को क्या किया गया, बंगाल नहीं, बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे, प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे, उनको गवर्नर जनरल के अंडर कर दिया गया, के अधीन कर दिया गया। और जो बंगाल के गवर्नर का पद था उसको गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाएगा, और पहला गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग्स था। अब था क्या, इस एक्ट के तहत एक 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, और इस 4 सदस्यीय परिषद का मतलब क्या था कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए तो किया गया, लेकिन बात को समझिएगा, मान लीजिए गवर्नर जनरल कोई भी कानून बनाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बंगाल के गवर्नर के अधीन अब मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी के गवर्नर को कर दिया गया, यानी कि अब ये वहां भी कानून बना सकता है। लेकिन अगर ये कोई कानून बनाता है तो उसमें एक शर्त लगा दी गई कि इनका बहुमत होना जरूरी है। अच्छा, बहुमत कब होगा, बहुमत होगा ये कि जब 4 सदस्यों में से 3 सदस्य उस फैसले पर अपनी हाँ कर दें। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि 4 सदस्यों में 2 सदस्य तो उस फैसले से सहमत हैं, लेकिन 2 सदस्य उससे सहमत नहीं है, फिर क्या होगा, फिर भैया देखो ऐसा है कि गवर्नर जनरल को वैसे तो अपना मत देने का अधिकार नहीं था, परंतु जैसे ही अगर दो दो में ये बटे कि 2 कह रहे हैं कि हाँ ये ऐसा नियम लागू होना चाहिए, 2 कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, तो फिर यहां पर जो गवर्नर जनरल है वो अपना मत दे सकता है, यानी कि निर्णायक मत की हमने बात की है कि इस स्थिति में ये मत दे सकता है। फिर ये अगर चाहे तो फिर वो कानून बना सकता है, नहीं चाहे तो नहीं बना सकता है। हमने इतना इसके बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब इसको हम रेस करते हैं, ठीक है। अभी जगह है, यहां पर हम लिख लेते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहीं से भारत में कार्यपालिका के उदय के संकेत मिलते हैं, ठीक है। कहां से, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। और फिर एक पॉइंट नोट करें, हाँ, इसी एक्ट के द्वारा, इसी एक्ट के द्वारा 1774 में 1774 में, इसको इंपॉर्टेंट अब मार्क कर लेंगे, ठीक है। इसी एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता
में क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायालय की जो है वो स्थापना हुई। और एक इम्पोर्टेंट नोट डालेंगे कि इसी एक्ट के द्वारा भारत में न्यायपालिका का उदय हुआ। न्यायपालिका का उदय ठीक है। कितनी सारी चीजें हमने पढ़ी कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन कर दिया गया। उसमें क्या हुआ कि कोई भी फैसला गवर्नर जनरल तभी ले सकता है, कोई कानून गवर्नर जनरल तभी बना सकता है जब उसकी परिषद उसे बहुमत दे। और अगर वो 4 सदस्य 2-2 के मत में बंटते हैं तो फिर गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। यहां से ही कार्यपालिका के उदय के संकेत मिल गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, इसी एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो यहां से इस एक्ट के द्वारा भारत में न्यायपालिका का उदय हो गया। अब था क्या, इसने कुछ प्रतिबंध भी लगाया। ठीक है, इसने कंपनी पर नियंत्रण भी किया। उसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि आखिर इसने कंपनी के कर्मचारियों पर किस प्रकार से नियंत्रण किया। ठीक है, इसको रेस करते हैं। अब इसमें क्या हुआ, इस एक्ट के माध्यम से, इस एक्ट के द्वारा कंपनी पर नियंत्रण, इस कंपनी पर नियंत्रण किया गया। इसमें क्या हुआ, इसमें 24 डायरेक्टर बनाए गए। 24 डायरेक्टर बनाए गए और इनका चुनाव किया जाएगा। चुनाव कैसे किया जाएगा, इनका चयन निवेशकों द्वारा मतदान करने पर किया जाएगा। अभी हम आपको समझाएंगे, पर किया जाएगा, परंतु मताधिकार
मताधिकार उसी को होगा जिसका शेयर 1000 पाउंड, ये वहां की मुद्रा थी, या उससे अधिक होगा, या उससे, अभी समझाएंगे आपको, उससे अधिक होगा। और एक चीज इसमें कही गई, इसमें कहा गया कि कर्मचारी, जो भी कर्मचारी होंगे कंपनी के, कर्मचारी बिना लाइसेंस के निजी व्यापार नहीं कर सकते, निजी व्यापार नहीं कर सकते, कामा न तो रिश्वत ले सकते हैं, न तो रिश्वत ले सकते हैं, और न ही उपहार ले सकते हैं, और न ही उपहार ले सकते हैं। बात को समझिएगा, कितने सारे सैंक्शंस लगाए इन्होंने। आपको बताया 4 सदस्यीय परिषद का गठन कर दिया, कह दिया कि भैया गवर्नर जनरल जो है बिना उसके बहुमत के कोई भी कानून नहीं बना सकता है। उसके बाद इन्होंने 24 डायरेक्टर के चयन की बात कही कि भैया ये जो है 24 डायरेक्टर रहेंगे। अब कहा कि इनका चयन जो होगा, जो कंपनी में चूंकि निवेशक होंगे, आप आजकल भी देखते होंगे, एड भी आता होगा टीवी पर कि आप ESI में अपना SIP में इन्वेस्ट कर दें या इस जगह शेयर कर दें। तो शेयर का मतलब यही होता है, जैसे मान लीजिए इस समय बहुत बड़ी कंपनी है जियो, तो ये क्या करेगी, इसको अपना बिजनेस जब आगे बढ़ाना है, मान लीजिए इसको 100 करोड़ की आवश्यकता है, 100 करोड़ पूंजी की आवश्यकता है कोई भी प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए। अब चूंकि इनके पास ये नहीं चाहते हैं, पैसे की तो कमी नहीं है, लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि हम कोई रिस्क लें, पूरा 100 करोड़ का हम रिस्क लें। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने शेयर होल्डर्स के लिए कह दिया कि भैया ठीक है, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 50 करोड़ मैं लगा रहा हूँ, 50 करोड़ के मैं शेयर कर रहा हूँ। शेयर का मतलब ये है कि उन्होंने ओपन कर दिया, उसमें जो भी व्यक्ति चाहे वो 1000 रुपए के भी कोई शेयर खरीदता है, कोई 10,000 के खरीदता है, कोई 50,000 के खरीदता है, कुल मिलाकर के वो 50 करोड़ के शेयर वो बेच देते हैं अपने 100 करोड़ के प्रोजेक्ट में। बात को समझना आप। उसके बाद में होता क्या है, उसके पीछे मानसिकता क्या होती है कि भैया देखो ऐसा है कि अगर प्रॉफिट होगा, मान लीजिए 100 करोड़ की कोई भी प्रोजेक्ट उन्होंने आगे बढ़ाया, अगर वो प्रोजेक्ट 100 करोड़ लागत लगी और उस प्रोजेक्ट का प्रॉफिट ये हुआ कि उस 100 करोड़ से आपके 200 करोड़ बने, तो क्या हुआ कि सीधा सीधा आपका 100% बढ़ गया। ठीक है, तो उसी के हिसाब से जितना आपने इन्वेस्ट किया होगा उस हिसाब से आपको रेवेन्यू मिलेगा, उस हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। अब उसमें लेकिन मान लीजिए अगर कंपनी को घाटा हुआ उस प्रोजेक्ट में, तो उसने जो अपना खुद का 50 करोड़ लगाया वो तो उसका डूबेगा ही, लेकिन जो शेयर होल्डर है, जैसा कि आपने अभी देखा होगा, जब हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव 2024 होने वाला था, उससे पहले बहुत सारे चैनल जो एग्जिट पोल था, मैट्राइज और जिनका भी जो भी होती हैं संस्थाएं, तो उसके अनुसार एनडीए को जो है 400 प्लस सीटें मिलती दिख रही थी।
और जब ये चीज देखी तो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा उछाल आया। उसका कारण ये था कि इस सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया, भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत ऊपर लेकर के गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए लोगों में उत्साह बढ़ा, कंपनियों में उत्साह बढ़ा और उन्होंने शेयर किया पैसा, तो उसके दाम एकदम से बढ़े और रिकॉर्ड तोड़ सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर गया। लेकिन जैसे ही रुझान आने शुरू हुए, आपको पता है कि एनडीए को सरकार बनाना मुश्किल हो गया, बहुमत नहीं प्राप्त कर सके, तो तुरंत से शेयर गिरने लगे। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब शेयर गिरने का मतलब ये हुआ कि अब कंपनियों का मनोबल टूट गया, मार्केट नीचे जाने लगा, इंटरेस्ट ही नहीं रह गया आदमी को। तो उसी प्रकार से क्या था कि शेयर होल्डर्स, जो भी निवेशक होंगे, शेयर होल्डर होंगे, उनको मतदान करने का अधिकार दिया जाएगा। यानी कि ये जो 24 डायरेक्टर चुने जाएंगे, ये इन निवेशकों के मत के हिसाब से, जैसे मान लीजिए कि 100 निवेशक हैं, तो ये अब 24 डायरेक्टर के लिए क्या होंगे कि इसमें जैसे 40 आदमी खड़े हो गए, तो 24 ही चुने जाने हैं। तो इन 100 के जो मत पड़ेंगे उन 24 के लिए पड़ेंगे, तो इन 24 इन 40 में से 24 को ये 100 चुनेंगे, वही कुछ हो पाएगा। लेकिन क्या ये सब 100, अब बात यह है कि ये जो 100 टोटल शेयर होल्डर थे, क्या ये सब मतदान कर पाएंगे? नहीं, उसमें एक शर्त थी कि जिसके शेयर 1000 पाउंड से अधिक है, मान लीजिए किसी ने 100 पाउंड भी किए होंगे, किसी ने 400 पाउंड भी शेयर किए होंगे, किसी ने 500 पाउंड भी शेयर किए होंगे, लेकिन नहीं, जिसका 1000 पाउंड या उससे अधिक का शेयर था उसी को यह अधिकार होगा। और फिर इन्होंने कहा कि भैया कर्मचारी जो है वो बिना लाइसेंस के कोई भी निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं, न तो रिश्वत ले सकते हैं और न ही किसी राजा से उपहार ले सकते हैं। अच्छा, ये इन्होंने सैंक्शंस लगाए क्यों? क्या इनकी भारत के प्रति सहानुभूति थी? कहेंगे बिल्कुल नहीं, ये तो चोर डकैत थे, इनकी क्या सहानुभूति होगी किसी के प्रति? असल में हमने आपको बताया कि ये एक बहुत कमजोर देश था और सारी यूरोपियन कंट्री आप अगर देखेंगे तो उस समय गरीबी हालत में ही थी। इनको 2 जून की रोटी या 2 टाइम की रोटी कहीं मिलना मुश्किल था, तो ये डर भी रहे थे। क्यों डर रहे थे? आपको हमने क्या बताया कि उधर जो बक्सर का युद्ध हुआ, वहां 3 प्रेसिडेंसी को अपने कब्जे में ले लिया था, सारा रेवेन्यू ले रही थी। अब सोचिए, इनके पास खुद खाने को नहीं है, ये जो कंपनी अभी इनको टैक्स दे रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को अभी तो टैक्स दे रही है, लेकिन जब वो यहाँ पर शासन करने लगेगी तो कल को वो ये भी तो कर सकती है कि हम तुमको टैक्स नहीं देंगे, और वो सीधा वहां के राजा को आक्रमण कर दे और उनको राजा को हटा करके खुद वहां भी शासन चलाने लगे। तो ये जो थे, यही डर था किसका? नॉर्थ का। जो ब्रिटिश पीएम हमने आपको बताया, जो पीएम थे ब्रिटिश, कौन थे? नॉर्थ। ये इसी चीज से डर रहे थे कहीं ऐसा न हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये इतनी शक्तिशाली हो जाए कि कल आकर को हम ही पर आक्रमण कर दे। तो इस डर से इन्होंने ये सैंक्शंस लगाए। ठीक है, तो आज तक हमने पढ़ लिया 1600 के चार्टर एक्ट से लेकर के 1726 और 1773 का चार्टर एक्ट हमने पढ़ा, और उसके बाद में हम कल शुरुआत करेंगे 1781 के चार्टर एक्ट से। आप यहां पर चाहो तो लिख सकते हैं कि 1773 के एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए, कमियों को दूर करने के लिए कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया। ठीक है, कल जो हम पढ़ेंगे वो हम बात करेंगे 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट की।
ठीक है साथियों, आज के सेशन में हमने 1600 के चार्टर एक्ट से लेकर के 1773 तक के चार्टर एक्ट के बारे में जाना, और मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। और अगर चीज़ें आपके समझ में आई हैं तो अभी बस मैं आपसे ये उम्मीद भी करता हूँ कि आप अपने अलावा जो भी आपके जानने वाले हैं उनमें ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करेंगे। और फिर मैं एक बार आपसे कहता हूँ कि आप लोगों का समर्थन अगर रहा, आपका सपोर्ट रहा, आपका प्यार मिलता रहा, तो वो जो सुविधाएं जो आपको हजारों रुपए खर्च करने में आपको प्रोवाइड होती हैं, वो सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर फ्री मिलेंगी। बस आपका अगर साथ रहा तो मैं आपसे वादा करता हूं कि जिन सुविधाओं के लिए आप हजारों रुपए खर्च करते हो, वो सारी सुविधाएं आपको अपने परिवार रोजगार विद अनुभव पर मिलने वाली है। और अगर आप इतनी देर रह ही गए हो वीडियो में, तो एक काम और करिएगा कि आप अपने 4 शब्दों में विचार प्रकट जरूर करिएगा कि आखिर आपको ये वीडियो कैसा लगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ चलते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय मां सरस्वती।